अ, अभी हम क्या देख रहे थे कि अ, हाँ, हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे तो बहुत बड़ा जमीन के बारे में अपनापन है, क्योंकि हमारे देश में शुरू से ही हम बोलते हैं भारत कैसा देश है, तो खेती प्रधान, मतलब बहुत सारे लोग उस टाइम पे, अभी खेती करने की 70 या 75% है, लेकिन उस टाइम पे 80-85% लोग, मतलब देश के 100% लिया जाए तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे देश का जो इनकम है किसके ऊपर डिपेंड था, तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, तो हमारा जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें बहुत सारा जमीन को ही बहुत सारी वैल्यू थी, क्योंकि जिसके पास जमीन है वो तो खेती कर सकता है, मतलब उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, वो खुद का मालिक कहलाएगा, सेल्फ एम्प्लॉय कहलाता है। इसके लिए शुरू से ही जमीन को हमारे देश में बहुत सारी वैल्यू थी जमीन की, अभी भी है बहुत सारी। लेकिन जैसे जैसे हमें स्वतंत्र मिला, हम ब्रिटिश से हम स्वतंत्र हो गए, तो उस टाइम पे हमने क्या किया, जैसे मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है, और अभी इसको वापस से रिपीट करती हूँ कि देश को क्या करना है, हमारे देश में जो हम देश पुअर बन गया था ब्रिटिश जाने के बाद, मतलब हमें हमें स्वतंत्र मिलने के बाद पुअर हो गया था, बहुत सारे इश्यूज थे, वो हमें सॉर्ट आउट करने थे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इकोनॉमिक लेवल बढ़ानी है, और इकोनॉमिक लेवल कहाँ से बढ़ेगी, तो किसान के जरिए ही बढ़ेगी, क्योंकि 85% या 80% लोग इसके ऊपर ही डिपेंड हैं। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसके बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सोचने पड़ेगा। तो इसीलिए बाकी ये सब जो लॉ हुए वापस अभी उसी के ऊपर हम आते हैं बार बार कि ये क्यों बनाया, तो इसके लिए ही हमें ये सिचुएशन को चेंज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्ट जमीन सुधारना, मतलब करते हुए हम कम से कम कितनी जमीन रख सकते हैं, और कैसे, मतलब अलग अलग हमने इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में देखे, तो बहुत सारे हमने लॉ देखे, वो पूरे लॉ का मीनिंग क्या है, तो देश की सिचुएशन पहले भी बताया था, अभी वापस बताती हूँ। देश की सिचुएशन को सुधारना है इकोनॉमिकली, उसके साथ अ, हमें हर एक को रोजगार देना है। तीसरी बात, उनको क्या करना है कि खुद का मालिक खुद को बनाना है, किसी के पास जाके काम करेंगे ऐसा नहीं चलेगा, उनको देना है। और ये सब होने के बाद ही क्या करेगा, वो अच्छे से खेती कर पाएगा, और क्या बढ़ेगा, उनका खुद का इनकम, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट इनकम है वो भी बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ देश का भी विकास होगा, देश की भी डेवलपमेंट हो जाएगी। इसके लिए ये हम क्या करते हैं, ये इसके लिए ये जमीन क्या है, ये असेट है हमारे देश के लिए, इन देश के किसानों के लिए। तो इसके लिए जमीन को हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है या उपजीविका, मतलब हमारा जो मतलब जरिया है, अ, हमारे जीने का जो जरिया है, तो उसे क्या माना गया है, लाइवलीहुड सोर्स जो है उसे क्या माना गया है, असेट माना गया है। इसकी वजह से हमारे ग्रामीण जो रूरल एरिया है, सॉरी रूरल पीपल जो है, उनके मन में सामाजिक, मतलब सोशल सिक्योरिटी की भावना प्रदान करने के लिए, मतलब जैसे सोशल जस्टिस चाहिए, वैसे ही सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ आपका है, आपका ही मिलेगा, आपको ऐसे कोई नहीं छीन सकता, उनको सिक्योरिटी मिलेगी, तो वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से खेती तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, बड़ी मात्रा में लोगों को जमीन का क्या करना पड़ेगा, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन करने की मांग क्या हो गई, मांग होने लगी। और उसके साथ कमाल जमीन धारणा धोरण जो है या पॉलिसी है, ये करने की जरूरत आन पड़ी। इसके साथ ये करने के बाद क्या होगा, हंगर फॉर लैंड, ये पॉइंट देख रहे हैं, देखो ये जो सब पॉइंट है ना, उसका ना एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, और उसमें कुछ कुछ चीजें हैं वो सेम सेम तरीके से है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसमें इसका इसका उसमें ऐसे सेम सेम है, क्योंकि उनका मीनिंग तो एक ही है, मतलब उनका उद्देश्य तो एक ही है, इसके वजह से। तो जमिनीवरील वाढत्या दबावामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेच्या विविध गटांमध्ये तणाव निर्माण झाला, मतलब अगर मुझे नहीं देना है,
या मतलब इतनी बड़ी जमीन हम कैसे दे सके, इसके लिए कुछ सिचुएशन ऐसी निर्माण हो गई कि उसी मतलब ये कैसे इन लोगों की लॉबी भी बहुत बड़ी स्ट्रांग थी। उसके वजह से क्या हो गया, ये देने के टाइम पे बहुत सारी क्या हो गई थी, समस्याएं पैदा हुई, लेकिन उसमें से भी हमने क्या किए, देश ने या पॉलिसीज ने रास्ते निकाले हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को जमिनी हातात घेतल्याने काही लोकांकडे आहे आणि नाही अशी भावना निर्माण हो गई। मतलब किन किन लोगों को जमीन मिल गई, किन किन लोगों को नहीं मिल गई, मैंने कल बताया। मतलब उनको गवर्नमेंट के हिसाब से किसी को वो मतलब पैसे भर सकते नहीं भर सकते, इसके लिए किसी किसी लोगों को ये एक्ट की वजह से जमीन मिली या किसी को नहीं मिली। इसके लिए इसमें तनाव मतलब क्या हो गया, मतलब अभी देखो मुझे भूख लगी है, मेरे फ्रेंड है उसको भी भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे है तो मैं अपना क्या कर सकती हूँ, भूख कम करने के लिए कुछ खाना खरीद सकती हूँ। लेकिन जिसके पास पैसे हैं लेकिन वो इतने कम मात्रा में है, उसमें से मैं कुछ भी नहीं खरीद सकती। तो इसके वजह से क्या होगा कि अरे, इसको ये दोनों हमारी सिचुएशन सेम थी, लेकिन मेरे साथ वाला है वो तो उसको तो अच्छे से मिल गया और मुझे नहीं मिल गया। मतलब क्या होगा, दोनों के मतलब एक के मन में क्या हो जाएगा, दूसरे के प्रति या ये जो कायदा है उसके प्रति क्या होगा, मेरे साथ न्याय नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं था। पैसा नहीं था मतलब तो 1-2 रुपए की तो बात नहीं थी ना, बहुत बड़ी मात्रा में जो गवर्नमेंट का रेट है। और पहले से ही लोग इतने पिसे हुए थे इस जमींदार के यहाँ पे, तो उनके पास मतलब ये सेविंग करने के लिए भी कुछ ज्यादा मात्रा में कुछ नहीं था। इसके वजह से क्या हो गया था, ये जो सोशल तनाव बढ़ गया था विविध घटनाओं में जमीन से इसके लिए वापस हमें क्या करना पड़ेगा, जमीन से समान वाटप, मतलब ऐसे भी हुआ था, इसके लिए ये भी बदलाव लाना है। मतलब एक समस्या आती है तो हमें उसका हल ढूंढना ही पड़ता है। तो इस हल को ढूंढते हुए किसी भी तरीके से जिसको नहीं मिली या वो नहीं खरीद सकता, तो ये जो दोनों में ये असमान भावना पैदा हुई है, वो कम करने के लिए भी इसमें क्या किए गए, चेंजेस किए गए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जमीन ही बड़ा असेट है, और वो होगा तो बाकी सब कुछ हो सकता है। इसके लिए जो लैंड हंगर है उनको उसका समान मतलब इक्वल लैंड मिलनी चाहिए, इक्वल उसको इक्वल न्याय मिलना चाहिए, उस हिसाब से इसमें चेंजेस किए गए। बाद में है सहकारी खेती मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखो कोऑपरेटिव फार्मिंग का हमने ये पॉइंट ना आगे भी देखा था। तो उसमें क्या कहा गया था, जो ये कर रहे हैं एक साथ मिलजुल के खेती कर रहे थे, उनको पहले वाले जो ये जो लॉ था उसमें क्या किया गया था, उनको लैंड नहीं दी जाएगी ऐसे उन्होंने वहां पे बोला था। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा अलग बोल रहे थे, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है और वो अलग तरीके से कोऑपरेटिव जैसे ही, लेकिन कोऑपरेटिव नहीं, एक साथ काम करना। मतलब अभी 5 जन है तो 5 जन के लोगों के नाम पे नहीं हो सकती, उसमें से एक लोगों के हो सकती है। इसके लिए जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी क्रॉपिंग हमने लिया था, एक साथ काम करने के लिए जो हम कर सकते हैं, तो उनमें से उन लोगों को उस कायदे में से क्या किया था, बेदखल किया गया था। मतलब एक इंडिविजुअली जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको ही वो जमीन मिलने वाली है। ये हमने पहले ये सुबह वाले लेक्चर में देखा था, देखो। तो लेकिन यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग नाम अलग बता रही है। क्यों अलग बता रही है? देखो कि सहकारी मतलब जो कोऑपरेटिव ये है, तो रूरल हमारी जो इकोनॉमी है उसका जो अगर डेवलपमेंट करनी है, सर ये इसमें क्या हुआ है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि लैंड का क्या हो गया है, और इवन तरीके से सॉरी और तरीके से क्या हो गया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। और ये पहले के जमाने से हो रहा है या हो चुका था। तो इसके वजह से हमें क्या करना है, ये भेदभाव है, ये जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें समानता लानी है। एक संघ करण्यासाठी हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें ये जो गट या कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है, ये इसके लिए सबसे अच्छा सुझाव है। क्यों? क्योंकि देखो, अब अगर मैं किसान हूँ, मुझे काम करने की बहुत सारी इच्छा है, उसके साथ साथ मेरा दिमाग तो खेती में इतना चलता है, लेकिन मेरे पास जो जमीन है उसमें से मैं
ये मुझे खेती में अलग अलग ये करने हैं, क्या एक्सपेरिमेंट करने हैं। अभी लोग करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, अलग अलग करते हैं। तो वैसे करने हैं, लेकिन मेरे पास जो लैंड है वो बहुत कम है, तो उसमें मैं नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़े, ज्यादा जमीन मिलेगी, लेकिन ज्यादा जमीन लेने के लिए पैसा तो चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला है इतना इतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कम से कम ज्यादा से ज्यादा ऐसे। तो उसमें से एक जैसी जमीन नहीं मिलेगी, मतलब अच्छी वाली जमीन, मिडिल मिडिल स्टेज वाली और कोरडवाहू स्वरूप की, अलग अलग इसकी जमीन हमें मिल सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये इसमें और कौन सा हल ढूंढ लिया है। तो जो छोटे किसान है, या फिर जिसके पास जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, या फिर जो लेबर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले जो लेबर हैं, उनको क्या करनी पड़ेगी। हमने जमीन दी है, लेकिन उनके पास बहुत कम मात्रा में है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग के जैसे हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें जो फार्मिंग है वो डेवलप करनी पड़ेगी, या फिर इसमें बहुत सारा स्कोप है। अभी देखो इस मतलब अभी अभी क्या चल रहा है मालूम है। अभी हाँ, जिसके जिसके पास जमीन है उसको भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, या मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग खेती करे, अच्छे अच्छे उसमें एक्सपेरिमेंट करे। जैसे हमारे जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उस हिसाब से किसान लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है। तो वो तो कर रहे थे, उनको तो स्कीम मिल रही है, पॉलिसीज के अनुसार पैसा मिल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अभी देखो लैंड कैसे हो रही है, जो हम वे जो हमारी फैमिली पहले कैसे थी, जॉइंट फैमिली थी, अभी कैसे सेपरेट फैमिली हो गई है। और रहने के लिए मकान, ये वो, उसके जमीन का जो ये है, एरिया है, वो कम कम होता जा रहा है। इसके लिए अभी ये देखो, इसका नहीं बता रही हूँ मैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग का अभी की सिचुएशन बता रही हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर किसान के पास जमीन नहीं है, या खुद की भी जमीन है लेकिन उसको बड़ी मात्रा में जमीन करनी है, तो वो क्या करेगा, 5 किसान 10 किसान ऐसे वो ग्रुप बनाएगा। तो ग्रुप के हिसाब से वो क्या करेगा, अपनी खेती कर सकता है। लेकिन मेरे पास खेती भी नहीं है, मेरी जमीन ही नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकता है, जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं, ऐसी लैंड पड़ी हुई है, उसका वो क्या कर सकते हैं, भाड़े पे लेके 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये आज भी लिया जाता है। और उसका जो उन्होंने ये जो अमाउंट फिक्स किया गया रहेगा, वो उनको साल में देना पड़ेगा। तो ये इसमें क्या करेगा, वो 10 किसान, 15 किसान, 20 किसान ऐसे एक साथ आके कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सकते हैं, उसको गट खेती बोला जाता है। तो ऐसे किसान को गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है, वो जो इंडिविजुअल किसान है, इंडिविजुअल काम करने वाले किसान है, उससे भी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बड़ी मात्रा में खेती करेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे, तो वो बड़ी मात्रा में जो लैंड है वो भी इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब खेती के अंडर आ जाएगा। और उससे बहुत सारे लोगों को, मतलब छोटी छोटी मात्रा में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अप्लाइड एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उसमें जो जो हमें चेंजेस लाने हैं अलग अलग तरीके के, वो हम सब कर सकते हैं। और इससे किसान का भी आमदनी बढ़ेगी, और देश का भी फायदा होने वाला है, देश का भी इकोनॉमिकली, और आमदनी बढ़ेगी, और उसका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। ये दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसके लिए गवर्नमेंट भी इसको क्या कर रही है, प्रोत्साहन देने के लिए ज्यादा पॉलिसीज के अनुसार उसको ज्यादा बेनिफिट देने का काम कर रही है। तो ये अभी इसमें देखो कि यहाँ पे इसीलिए अगर आप इसमें काम करते हैं, तो क्या होता है कि अगर मेरे पास 4-5 एकड़ जमीन भी है, और मुझे 15-20 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ करनी है, तो हम पूरा हमारा ग्रुप बना के हम खुद काम करके वहां पे, या फिर यहाँ पे हम अलग अलग ये जो मशीनरी निकली है अलग अलग टाइप की, उनका यूज करके हम बड़ी मात्रा में खेती कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, लोगों को ऐसे आधुनिक तरीके से खेती करने की प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। उसके साथ साथ ये कंसेप्ट भी डेवलप हो जाएगा, और उससे क्या होगा, बहुत सारी लैंड है वो खेती के अंडर आ जाएगी। मतलब जो एग्रीकल्चर जमीन नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो गई है, उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर लैंड भी जो पड़ा पड़ा ऐसा ही है, वो भी क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन उसमें खेती की मात्रा बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, जो मोठ्या प्रमाणात शेतीचे फायदे मिळण्यासाठी छोट्या
शेतीच्या तोट्यापासून मुक्ती मिळण्यासाठी। मतलब ये क्यों जरूरी है? तो मेरे पास कम जमीन है इसके लिए मैं कम कर रही हूँ, लेकिन इससे कम इनकम मिल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, बड़ी मात्रा में खेती करनी है, उसमें चेंजेस लाने, सॉरी क्या करना है हमें, एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये जो हमें इसमें क्या मिल रहा था, नुकसान हो रहा था, उससे भी हमें लाभ मिलने वाला है। ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो ये जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो भी बढ़ जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना, उससे उससे क्या फायदा होने वाला है, हमारा एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रोजगार भी मिलने वाला है, और उसके साथ साथ इसमें हमारी ग्रोथ भी बढ़ने वाली है। तो सहकारी फार्मिंग से हमें क्या मिलने वाला है, ये सब लाभ मिलने वाला है। अगर हमें हमारी जमीन मिलती है लेकिन फिर भी वो हमें कम पड़ती है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी ऑन है, और ऐसे लोग बहुत सारे करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अलग अलग चेंजेस देखे हमने, इस तरीके से करना है वो भी देखा, और इस तरीके से ये चैप्टर जो हमारा होता है वो खत्म हो जाता है। तो हमारे कितने चैप्टर्स हुए अभी तक, 4 हो गए क्या? 4 हो गए ना? यस मैम, 4 हो गए, 4 बजे। हाँ, 4 बचे हैं। हाँ, तो 4 अभी हो गए। आपने मुझे क्या बोला था कल, कि लास्ट वाला हम लेते हैं ना, ये बाद में जो ट्राइबल एक्ट वगैरह है ना, पैसा कायदा, वो आपने बोला था ये बहुत बड़ा है, तो हम बाद, पहले छोटा वाला है जो लास्ट का, आरटीआई एक्ट लास्ट है। आई वाले वो ले लेते हैं, तो छोटा हाँ छोटा जल्दी, फिर वो फॉरेस्ट वाला लास्ट में ले लेंगे। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है। अर्शिया एक्ट वो 2005 वाला ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। हाँ, एक मिनट। पेज नंबर 104। 104 में, सॉरी 105 इसमें इंट्रोडक्शन 7.2, 5, हाँ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हाँ। हाँ, मराठी में हम इसे बोलते हैं माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005, मतलब ये 2005 में बना ना, इसके लिए एंड में हम उसका ईयर बोलते हैं। हर एक कोई भी एक्ट है तो एंड में जिस इसमें ये हो गया है, तो वो ईयर बोला जाता है। तो ये आरटीए एक्ट जो है वो 15 जून 2005 में भारत की संसद में क्या हो गया, उसको मंजूरी मिल गई, और ये 12 अक्टूबर 2005 से वो क्या हो गया, शुरू हो गया, मतलब इम्प्लीमेंटेशन उसका होना शुरू हो गया। और इसमें भारतीय संसद में के द्वारा ये जो क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट में ये कायदा, ये सबसे पहले एक्ट कहाँ पे बना था हमारे देश में, बनने से पहले ये कायदा कहाँ पे बना था, स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था? 1776 में, मतलब जिस बारे में हम सोच नहीं सकते, वहां पे फ्रीडम की जरूरत थी, उस जमाने में इन्होंने ये क्या किया गया था, एक्ट किया गया था। और उसमें भारत में भी ऐसी जो ये हो गई थी, अलग अलग तरीके से लोगों को न्याय मिले, इसके लिए संघर्ष किए गए थे। उस दौर पर ये क्या हो गया था, हमें हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। इसमें मतलब ये बहुत बड़ा संघर्ष होने के बाद, बहुत टाइम के बाद हमें क्या मिला, ये अधिकार, इस कायदा, ये शुरू हो गया। और हमें क्या मिला था, ये कायदा होने के बाद में ये जो हमारा ये गवर्नमेंट में जो कुछ जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, यहाँ से हमें जो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या ये इनके काम में क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो हम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, तो उसका सही रेवेन्यू के माध्यम से सही इस्तेमाल हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो, इसके लिए, या कोई अच्छे से हमें जानकारी नहीं दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्ट से हम क्या कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस एक्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अधिकारी जो होते हैं, ऑफिसर्स होते, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं,
उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण, मतलब उनको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। मतलब अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं या किसी को फेवर कर रहे हैं, जो सार्वजनिक हित, मतलब हमारे समाज के हित में जो है, वो न सोचते हुए खुद का फायदा देख रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्या लगेगा, ये हमारा कंट्रोल रहेगा। इसके लिए ये कायदा बहुत सारा आवश्यक है। और इसके लिए ये कायदा क्या हो गया था, बहुत ही फाइट देने के बाद ये आरटीआई के एक्ट इंडिया में भी लागू हो गया। और इसमें ये देखो क्या बोला गया है कि ये जो एक्ट है, इसमें बहुत सारे, मतलब भारत का जो सभी स्टेट जो है, वो स्टेट्स है, और उसके साथ साथ टेरिटरीज ऑफ इंडिया है, वो भी उन्होंने इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर 370 धारा लगने के बाद जम्मू कश्मीर भी इंडिया में ही आ गया है। तो ये पूरे भारत में भी ये एक्ट क्या हो गया है, लागू कर दिया है। और इसके साथ साथ क्या होगा, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कायदा करना क्यों जरूरी है, ये हम आगे वाले पॉइंट से देखेंगे। देखो, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, तो वो बहुत बड़ा है। तो हमें इतना इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, क्योंकि हमें 10 मार्क का लिखना है, हमारे पास टाइम की कमी है। तो एक 10-12 लाइन, मतलब देखो एंड वाला ये जो है ना पैराग्राफ, वो अच्छे से लिख सकते हैं। और ऊपर वाले, मतलब ये एक्ट इंडिया में कब लागू हुआ, और ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हो गया, और हमारे यहाँ कब आया, इतना लिखो। उसके बाद में ये भारत में कहाँ कहाँ पे लागू हुआ है, इतना ही लिखना है। ये आपके 10-12 पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं, और इतना इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं होती। 10-12 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 15 लाइन बस। इसके ऊपर हमें नहीं लिखना है। तो इसका ये जो एक्ट की क्या हो गया है, उत्पत्ति, ओरिजिन कहाँ से है, तो वो देखेंगे। तो मतलब ये किस जरिए एक्ट लागू हुआ है, तो मजदूर किसान शक्ती संघटना, मतलब MKSS, ये भारतातील माहितीच्या अधिकाराची पहिली आणि सर्वात ज्ञात मतलब सबसे पहले ये जो ये है क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ ही, मतलब कौन सी नाम है उसका, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये नाम आप याद में रखो, MKSS जो बोला जाता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की पहली, इन्होंने क्या किया, कामगार जो मजदूर है, अलग अलग तरीके के मजदूर है, सिर्फ किसान ही नहीं, अलग अलग। तो उसके साथ ही भूमिहीन है, जिसके पास जमीन नहीं है, या फिर जो रूरल एरिया में जो पुअर पीपल है, यांच्या शक्तीसाठी संघटना होती। इनके 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 ऊपर जो अन्याय होता है, उनको जो न्याय देना है, न्याय जस्टिस देना है, इसके लिए ये संगठना काम कर रही थी। इसके लिए ये संगठना फॉर्म हो गई थी। और उन्होंने क्या किया 1990 में, या क्या इससे क्या हो गया, शुरुआती राजस्थान में क्या हो गया था, माहितीचा अधिकार शुरू हो गया। ये पूरे देश में सबसे पहले कहाँ पे हो गया, राजस्थान से हो गया। क्यों हो गया, तो MKSS ने ये तळागाळात, मतलब हर एक, मतलब जो रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया में भी रिमोट एरिया होता है, जहाँ पे हम जल्दी से जल्दी नहीं पहुंच सकते, वहां पे बहुत सारी सुविधाओं की कमी होती है, जो ऐसा रिमोट एरिया है, उस जगह पे भी इस संगठन ने काम किया था। और ज्यांना वेतन नहीं, वेतन मतलब हमारा ये इनकम, वेतन, जो कामगार जो है, लहान की छोटे किसान जो है, उनके लिए क्या किया गया, सरकारी माहिती मिळवणी, मतलब ऐसे छोटे छोटे लोगों को, जिनको अगर हम इसमें ZP ऑफिस में जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, वहां पे अगर हमें जो कुछ जानकारी चाहिए, तो ऐसे लोगों को वो हासिल करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। जैसे स्कूल के बच्चे रहते हैं या कॉलेज के बच्चे रहते हैं, जैसे हमें ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो ये इनकम का सर्टिफिकेट लगता है, या अलग अलग प्रोसेस, स्कॉलरशिप फ्रीशिप के लिए अलग अलग हमें लगता है ना, सर्टिफिकेट्स लगते हैं गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ। तो हमें कितनी बार वहां पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके हमें वो सब मिलता है। वो मतलब हमारा टाइम और मनी, इन दोनों बहुत सारे वेस्ट होते हैं। और हमें क्या होता है, वहां पे स्ट्रेस भी आता है इन सब का।
अभी आज ये गए तो आज ये कागज नहीं, चलो जाओ कल वापस आ जाओ। आज आए हैं तो आज वो ऑफिसर नहीं है, आज ऑफिसर है तो अलग आपके पास कागज नहीं है। ऐसे बहुत सारी डिफिकल्टीज हमें वहां पे ये होती है। तो इसकी वजह से ऐसी संगठना जो MKSS संगठना है, ऐसे लोगों के लिए क्या कर रही थी, काम कर रही थी। और उनके हिसाब से क्या होगा, त्यांच्या जनसुनावणी सुनवाई यानी नाविन्यपूर्ण संकल्प, मतलब इस तरीके से उन्होंने क्या, MPCS ने, कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जानकारी हासिल हो, इसके लिए ये ये जो ये लॉ है, एक्ट है, माहितीचा अधिकार, यांची उन्होंने क्या किया, मागणी केली। मागणी केली मतलब ये एक्ट होना चाहिए, मतलब हर एक व्यक्ति, मतलब वो एकदम ये है, आम आदमी है, उसको भी होनी चाहिए। मतलब अगर कोई जान पहचान वाला होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई बढ़िया एक हस्ती रहेगी, उनको फटक से उनके काम हो जाते थे। लेकिन ऐसे जो लोग थे, उनको बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। और ये जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है MKSS, तो इन्होंने इसके लिए ये सब सिचुएशन देखी है, और इसके लिए क्या किया है, ऐसे ये जो एक्ट है, राइट टू एक्ट, मतलब इंफॉर्मेशन राइट टू एक्ट होना चाहिए, ऐसे उन्होंने क्या की, मांग की। उसके अनुसार मजदूरी ऐसे लोगों के लिए ये कायदा होना चाहिए, इसकी मांग की। और इससे मांग करने के बाद इसमें क्या हो गया था, एक मिनट। हम्म। हाँ, ये इसमें क्या दिया गया है, कौन कौन सी चीज से क्या लाभ होने वाला है। तो पहला दिया गया है, देखो 106 पेज नंबर पे। तो सार्वजनिक, मतलब ये जो है, इस एक्ट से हमें क्या मिलने वाला है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, पब्लिक और ऑफिसर्स, इन दोनों के, ऑफिसर्स के काम में, मतलब हर एक पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी आएगी। जैसे हमारे यहाँ रोड बनाना है, तो रोड कहाँ से कहाँ तक है, बराबर, कितने मीटर का है, 500 मीटर का है, 100 मीटर का है, 400 मीटर का है। तो इसमें 10 10 लाख खर्चा होने वाला है। तो इसमें हमने किस टाइप की ये क्या बोलते हैं इसको, रॉक या पत्थर, उसमें छोटी छोटी रहती है, खड़ी बोला जाता है, वो कौन सी यूज की है। अगर वो सीमेंट कंक्रीट का रास्ता है, तो उसमें किस टाइप का सीमेंट यूज किया है, तो उसकी लंबाई रुंदाई कितनी है, इसमें कौन से लेयर दिए गए हैं। पहले तो उसको क्या करेगा, जो लैंड है उसको रोलर घुमाना पड़ेगा, पानी से उसको पानी डालना पड़ेगा, ताकि जमीन अच्छे से बैठ जाए। वहां पे बड़े जो पत्थर होते हैं वो डालने पड़ते हैं, उसके ऊपर रोलर घुमाया जाता है। बाद में उसके ऊपर क्या किया जाता है कि रोलर के बाद छोटे छोटे पत्थर रहते हैं मीडियम साइज के, वो डाले जाते हैं। बाद में वो रेडी मिक्स अब यूज करते हैं, तो मिक्सर रहता है ना रेडी मिक्स का, तो उसमें सीमेंट और वो पत्थर, वो दोनों भी रहते हैं। और उसके ऊपर क्या किया जाता है, मैन्युअली सीमेंट जो रहता है वो उसका फर्श बिछाया जाता है। और उसके ऊपर वो क्या किया जाता है, उसको प्लेन किया जाता है। तो इस तरीके से लेयर लेयर डालते डालते कौन किस तरीके से यूज किया है, अगर अगर ये पिछले साल का बचा हुआ पत्थर यूज किया तो उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है, तो मिट्टी रहेगी तो आगे वाले लेयर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। कि सीमेंट मिट्टी से क्या होगा, धूल की वजह से क्या होगा, वो अच्छे से नहीं जम पाएगा, और वो क्या हो जाएगा फिर, मतलब कैसे करेंगे वो, ये पुराना वाला मटेरियल यूज करेंगे, और नए वाले मटेरियल का पैसा ये लेंगे। मतलब 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था और 5 लाख में रास्ता बनाया, तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा। मतलब लोगों के सुविधा के लिए काम किया गया है, और इसमें उनकी असुविधा जल्द से जल्द होने वाली है। तो इसके लिए हमें ये अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो हमने कब से कब लिया, कहाँ से लिया, कौन से तारीख से लिया, कितना मटर लिया, क्या यूज किया, इसके लिए हमने क्या क्या प्रोसेस की, ये पूरी जानकारी अगर हमें चाहिए, इसमें जो अगर भ्रष्टाचार होता है, तो ये हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। मतलब हर एक आम आदमी को, या आप हो, मैं हो, और कोई भी हो, हर एक व्यक्ति को अगर चाहिए, तो हम ये इस कायदे के अनुसार मंगवा सकते हैं। मतलब क्या बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में, कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काम जो भ्रष्टाचार होने के वजह से काम में बिगाड़ी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों का ध्यान हमारे ऊपर है, ऐसे जब उनको फील होगा तो वो क्या करेंगे। अभी हम
ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है, हमारा जॉब दे सकता है हमें, और भी जो कार्रवाई है उसको भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगा, ऐसे दूर रहेगा। तो ये इसमें क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी आएगी। दूसरा पॉइंट है, देखो सेकंड पॉइंट। हा, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत नागरिक आणि सरकार यांच्यातील भागीदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या नागरिकांमध्ये, कि इससे क्या होगा कि जो हमें डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेते समय हर एक जो सिटीजन है उनका क्या रहेगा, इसके ऊपर वॉच रहेगा, ये क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं। मतलब इससे एक तरीके से क्या मिलेगा, अ, उनको अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है इस एक्ट के अनुसार। तो हमें अभी क्या करना है, अच्छा ही काम करना है। थर्ड, सरकारची जबाबदारी है कामगारांमध्ये सुविधा। मतलब इससे क्या होती है, जो गवर्नमेंट है उनकी ये जो जवाबदारी जो होती है, तो वो क्या बढ़ जाती है, क्योंकि हमें क्या करना है, अच्छे से काम करना है और अच्छी सुविधा उनको देनी है। बाद में देखो, सरकारी विभागांमधील भ्रष्टाचाराची कामे कमी। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर में वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। हमारे भारत देश में बोला जाता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भारत में होता है। इसकी वजह से हम कितनी ही भी योजनाएं लाएं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती। और उससे क्या होता है, मतलब जितना भी हम सोचते हैं वो हम पूरा नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफिस में। हाँ, अभी तीसरा खत्म होके चौथा पॉइंट ले रही हूँ। तो ये जो सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार मतलब सेकेंड सर रिपीट करेंगे, मतलब क्या हमारा और गवर्नमेंट के बीच में जो पार्टनरशिप, मतलब कौन सा वाला बोल रहे हैं? सेकेंड वाला ही ऑब्जेक्टिव का सेकेंड वाला ना। अभी आप थर्ड पे गए थे ना, सेकेंड वाला हाँ हाँ पॉइंट है हाँ ना, जो हाँ हाँ। इन्फॉर्म प्रमोशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हाँ, मतलब पार्टनरशिप होगी, मतलब अभी देखो, जैसे फॉर्म हमारे। करती है, हाँ मतलब हाँ यही हुआ। हाँ। तो उसमें क्या होगा, उनका भी उसमें जो वैल्यू, मतलब उनका डिसीजन में वो क्या कर सकते हैं। हमें अगर हमारे गांव का रास्ता बनाना है, तो हमें किस टाइम की कहाँ से क्या चाहिए, क्या यहाँ की सिचुएशन है, वो उन लोगों को नहीं मालूम ना। तो उसके तरीके से उनका भी इसमें क्या लिया जाएगा, जो कुछ उनकी सुझाव होंगे वो भी लिए जा सकते हैं। और उसमें क्या होगा, उन दोनों की पार्टनरशिप, जैसे जैसे अभी हम दोनों कैसे कर रहे हैं, आप हमें सुझाव दे रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं। मतलब ये दोनों तरीके से हो रहा है, दोनों तरीके से हो रहा है। मतलब आपको, मुझे लगा गांव आपको, की, हाँ, ये आरटीआई एक्ट जो है ये गांव के लिए बना है। हर एक के लिए बना है। सब ना पूरा, मतलब अर्बन पूरा रूरल दोनों। दोनों के लिए है। अगर देखो, आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, बीएमसी का पानी आता है ना, ये आपका, तो उसमें बहुत सारे दिन में ना पानी खराब आ रहा है। और आपने वो एक दो बार लेटर दिए, वो पानी वापस ही खराब आ रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, या कभी कभी पानी आता है कभी चला जाता है। अगर उन्होंने इन्फॉर्म किया गया है, अगर ये पाइपलाइन टूटी है इसकी वजह से पानी खराब आएगा ही, या फिर इन्फॉर्म किया है पानी की कमी होने की वजह से, या इसमें ये बोलते हैं ना, बॉम्बे में पानी का पाट, मतलब पानी की मतलब दो दिन में एक बार आएगा या 2 घंटे के लिए आएगा, ऐसे सूचित किया जाता है, तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अगर ये इन्फॉर्म नहीं किया गया हुआ, और मतलब महीना भर में बहुत सारे बार ऐसा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, हम उसमें जाके एक दो बार लेटर देंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। और उनके पास से अगर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, हमने बहुत बार लोगों को फॉलो किया, मतलब यहाँ पे जाके बीएमसी में जाके, फिर भी नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक्ट लगा सकते हैं। हमें कब से नहीं आ रहा था, 1 मई से 30 जून तक नहीं आया था, कब से लेके सुबह से लेके शाम तक हमें पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम ये एक्ट उनके पास लगा सकते हैं। अगर आपके पास, जैसे रूरल एरिया में बस टाइम पीरियड कम रहता है, मतलब 1 घंटे के बाद एक बस, आधे घंटे के बाद एक बस, तो बहुत सारे लोगों को डिफिकल्टी, मतलब एक बस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अगर 7 बजे मुझे जाना है, तो 7 बजे की बस नहीं आई ना, तो मेरी ट्रेन जाएगी, मेरा पूरा
मतलब आधा एक घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है, तो बीच में मुझे कुछ नई व्हीकल मिलने वाला, इसी के ऊपर मुझे डिपेंड रहना पड़ता है, तो मैं 4 बार लेट हो जाती हूँ जॉब को जाने के लिए। तो क्या होगा, वहां पे लेट मार, वो थोड़ी ना बोलेंगे कि आप उनकी बस लेट आती तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे हमारा नुकसान हो रहा है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, साथ में मिलजुल के जो जाने वाले हैं, वो हम एसटी डेपो वालों को क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे, वहां से भी उनका रिस्पॉन्स नहीं आता, और फिर भी हम शुरू में उनको 1-2 बार रिक्वेस्ट करेंगे, 3 बार रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, 1 जून से लेके 30 जुलाई तक सभी सुबह से लेके शाम तक जाने वाली बस का क्या है, क्यों लेट होती है, उसका क्या सिचुएशन है, क्यों क्यों उसका पूरा मुझे मतलब 1 तारीख को बस क्यों लेट आ गई, 2 तारीख को क्यों आ गई, 3 तारीख को क्यों आ गई, एक दिन ब्रेकडाउन हो गई थी, एक दिन ट्रैफिक जाम था, एक दिन कंडक्टर या ड्राइवर लेट आया, ये पूरा जानकारी मतलब हमें, अगर आप हमारा नहीं सुनते हैं तो आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा, और ये इंफॉर्मेशन निकालना बहुत आसान नहीं है। तो इसके लिए ये एक्ट हम बोलेंगे ना, हम ये एक्ट ये लगाएंगे, तो बहुत सारे लोग ठीक है हम देखते हैं, आप ऐसा मत करो, क्योंकि इसके लिए उनके ऊपर भी एक्शन हो जाते हैं ना, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी होता है। देखो अभी 2-3 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। हाँ, और कल कल हम लेक्चर लेंगे, लेकिन कल शायद मैं शाम को लेक्चर लूंगी। शाम का टाइम मतलब 4 बजे या उसके बाद ही रहेगा, मगर आपको बोलो कि कब लेना है ऐसे फिर। मैम सुबह में अगर जैसे आज लिया तो 10 बजे नहीं चलेगा? एक्चुअली कल मैं बाहर जाने वाली हूँ एक काम से, संडे है तो मैं शाम को ही आऊंगी, तो आपको अगर जमता है तो बोलो, नहीं तो मंडे को लो। शाम में चलेगा, कुछ नहीं। हाँ लेकिन हाँ, शाम शाम में चलेगा। लेट आऊंगी तो मुझे तो चलेगा क्या बच्चे आपको ऐसे? भी चलेगा। हाँ मैं आऊंगी तो आपको इन्फॉर्म करूंगी, और फिर आप मुझे बोलना, और अगर आपको चलेगा। चलता है तो, नहीं तो मंडे की। ठीक है। ठीक है मैम, हाँ। ठीक है चलो। मैम। हाँ, तो इसमें क्या होगा, हो जाएगा इससे, भ्रष्टाचार कम करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर क्या रहेगा, वो हम वॉच रखेंगे कैसे कर रहे हैं। तो इसके मतलब आज हमने वॉच नहीं रखा, लेकिन अगर हमें साल भर के बाद पता चला है तो ये क्या हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो एक्ट मंगा सकते हैं, एक्ट के अनुसार हम ये जानकारी मंगवा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक इसमें है, पब्लिक के भले के लिए जो काम हो रहे हैं, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के काम होते हैं वो सभी के लिए होते हैं ना, इंडिविजुअल एक लोगों के लिए नहीं होते, उसमें कोई भी उच्च नीच ये नहीं होता है, सबके लिए समान होती है। इसके लिए इससे क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी आने के लिए क्या हो जाती है, मदद हो जाती है। तो ये है 7.4 हमारा हो गया है, तो यहाँ पे अभी मैं स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि 1 मिनट बचा है, और आगे वाला फिर हम 10.5 का कर लेंगे, ठीक है। यस मैम, चले। ओके, मैं एंड कर देती हूँ। ठीक है।